दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है सन 1988 से, जहां पंजाब के महसामपुर गांव में एक शादी समारोह में सैकड़ों लोगों की भीड़ सुपरस्टार सिंगर अमर सिंह चमकीला और उसकी वाइफ अमरजोत को देखने सुनने, उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हुए हैं। तभी चमकीला की गाड़ी आती है, लोगों में उत्साह बढ़ता है और जैसे ही अमरजोत गाड़ी से बाहर निकलती है तभी अचानक से एक गोली उसके ठीक माथे पर आकर लगती है और वो वहीं खत्म। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। चमकीला अमरजोत के पास आता है और उसे भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। उन दोनों के अलावा दो और साथी भी मारे जाते हैं। सारी भीड़ भागकर छुप जाती है। शादी का जश्न मातम में बदल जाता है। तभी दोस्तों हम फ्लैशबैक में चमकीला के बचपन को देखते हैं, जहां वो आस पड़ोस की औरतों को गंदे शब्दों के साथ आपस में लड़ते देखता है और उन्हीं शब्दों से बने गानों पर महिलाओं को खुश होकर नाचते गाते एंजॉय करते भी देखता है। तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है। वो समझता है कि लोगों को यही पसंद है। एक दिन वो स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान न देकर ऐसी कुछ बातें लिख रहा होता है जिसकी वजह से उसे टीचर से पिटाई खानी पड़ती है। फिल्म वापस प्रेजेंट पे आती है, जहां कुछ लोग डरते डरते चमकीला समेत चारों डेड बॉडीज को भरकर एक हॉस्पिटल के सामने रख के चले जाते हैं और चमकीला की मौत की खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल जाती है। ये न्यूज सुनकर कई लोग शॉक्ड हो जाते हैं। चमकीला हत्याकांड के खिलाफ काफी लोग प्रोटेस्ट भी करने लगते हैं। लोग चमकीला को पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें चमकीला के गानों के बोलों से प्रॉब्लम होती थी। उनके हिसाब से चमकीला के गाने गंदे होते थे। जबकि दोस्तों फिल्म में चमकीला के गानों का हिंदी ट्रांसलेशन भी दिखाया गया है, जिसे देखकर आप समझ सकते हो कि उसके गाने अगर गंदे होते भी थे तो कितने होते थे। खैर, चमकीला के साथ काम करने वाले कुछ दोस्त हॉस्पिटल में आते हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डेड बॉडीज को लुधियाना तक ले जाने के लिए उन्हें प्रोटेक्शन दे, लेकिन पुलिस साफ मना कर देती है। ऐसा लगता है कि उन्हें भी चमकीला से नफरत है। इधर एक दारू के ठेके पर टिक्की नाम का आदमी बैठा हुआ है। चमकीला की यहाँ भी चर्चा हो रही है। तब टिक्की ये क्लेम करता है कि चमकीले को चमकीला टिक्की ने बनाया है। जब उसकी बातें सुनकर लोग हंस देते हैं, तब वो चमकीला की स्टोरी सुनाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल है 1977, लुधियाना, जहां एक बहुत गरीब परिवार में जन्मा अमर सिंह जुराबे बनाने वाली फैक्ट्री में बेमन से काम किया करता था, क्योंकि उसके मन में तो म्यूजिक बसा था। और इसलिए एक दिन वो टिक्की से मिलकर रिक्वेस्ट करता है कि वो सिंगर जिंदा से मिलवा दे, क्योंकि टिक्की जिंदा के लिए काम करता है। जैसे तैसे टिक्की मान भी जाता है और जिंदा से मिलवा देता है। जिंदा को चमकीले के अतरंगी गाने बहुत पसंद आते हैं। वो खुश हो जाता है और वो उसे अपने साथ गाने लिखने के लिए रख लेता है। साल 1978 में चंडीगढ़ में किसी जगह जिंदा का एक शो होने वाला होता है, जिसे वहां अखाड़ा बोला जाता है। बहुत सारी भीड़ जिंदा को देखने के लिए इंतजार कर रही होती है, लेकिन जिंदा अभी तक आया नहीं। भीड़ का गुस्सा बेकाबू होता देखकर ऑर्गेनाइजर चमकीला के लिखे गाने का पेपर फीमेल सिंगर सोनिया, जो कि जिंदा के साथ गाना गाने वाली थी, उसे देता है। लेकिन गानों के बोल डबल मीनिंग होते हैं, इसलिए सोनिया मना कर देती है कि एक तो जिंदा के नौकर के साथ गाओ और ऊपर से गंदे बोल। इसलिए मजबूरी में अमर सिंह को स्टेज पर भेजा जाता है, सिर्फ भीड़ को संभालने के लिए। और यहाँ पर गलती से उसका नाम अमर सिंह चमकीला अनाउंस होता है और यहीं से उसको चमकीला नाम मिला था। दोस्तों, जब चमकीला गाना स्टार्ट करता है तो पब्लिक झूमने लगती है। पब्लिक का ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन देखकर सोनिया भी स्टेज पर जाकर वही गाना गाने लगती है जिसे उसने गंदा बताते हुए गाने से मना कर दिया था। काफी देर के बाद जिंदा वहां पहुंचता है, लेकिन ये क्या, जिंदा के सामने पब्लिक चमकीला की डिमांड करती है और ये देखकर जिंदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जिंदा कनाडा चला गया और इस बात से सोनिया बहुत दुखी है, क्योंकि वो उसे लेकर नहीं गया। टिक्की भी कनाडा जाना चाहता था। सोनिया का मैनेजर चमकीला की पॉपुलैरिटी और उसके टैलेंट को देखते हुए सोनिया की जोड़ी चमकीला के साथ बना देता है, लेकिन चमकीला कहता है कि वो जिंदा को धोखा नहीं दे सकता। तब टिक्की उसे समझाता है कि जिंदा तुझे कभी आगे ही नहीं बढ़ने देता, वो तुझसे डरता है, तुझसे इनसिक्योर है, तुझे कभी तेरे लिखे गानों का क्रेडिट नहीं दिया और अब तो वो तुझे भी छोड़कर कनाडा चला गया। तो काफी समझाने के बाद चमकीला मान जाता है। चमकीला जब घर जाता है तो उसके पिताजी उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि चमकीले ने पगड़ी के नीचे बाल कटवा रखे हैं। चमकीला उन्हें समझाता है कि उसने फैक्ट्री का काम भी छोड़ दिया है और अब वो गाना गाता है और इसके बदले में वो फैक्ट्री से ज्यादा पैसा कमा रहा है। और जब वो पिताजी को पैसे देता है तो उसके पिताजी का गुस्सा भी शांत हो जाता है। फिर दोस्तों चमकीला बैक टू बैक काफी सारे अखाड़ों में परफॉर्म करने लगता है। स्टूडियो में भी गाने का मौका मिलता है, फोटो शूट भी होते हैं। मतलब चमकीला की लाइफ बदल चुकी थी, वो चमकने लगा था। एक सीन में चमकीला और टिक्की मार्केट में घूम रहे होते, तब उन्हें चमकीला का कहीं गाना सुनाई देता है। दुकान का पता लगाकर जब वो जाते हैं तो अपना गाना सुनते देख बड़े खुश होते हैं, लेकिन दुकानदार चमकीले को पहचानता नहीं और इसी वजह से टिक्की और दुकानदार की बहस हो जाती है। इधर कहानी प्रेजेंट में आती है और चमकीला के दोस्त जैसे तैसे करके उन डेड बॉडीज को लुधियाना घर लेकर जाते हैं। चमकीले के पिताजी को उसकी मौत पर विश्वास नहीं होता। तभी उनके घर पर डीसीपी कुछ पुलिस वालों के साथ आता है और चमकीले के दोस्तों से बातें करने लगता है। दोस्त बताते हैं कि हत्यारों का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा, वो खेतों के रास्ते भाग गए
और वो चमकीला की कहानी सुनाते हैं और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। एक दिन टिक्की सोनिया के मैनेजर कश्मीरी लाल से चमकीला और अपना हक मांगता है, क्योंकि कश्मीरी लाल चमकीले की वजह से बहुत पैसा कमा रहा था और ज्यादा मेहनत चमकीले की होने के बाद भी उसको बहुत कम हिस्सा दे रहा था। ये सुनकर कश्मीरी लाल गुस्सा हो जाता है, झगड़ा करने लगता है, जबकि चमकीला बहुत प्यार और शांति से ये बात समझाता है। चूंकि चमकीला दलित जाति से था, इसीलिए मैनेजर यहाँ पे चमकीला की जाति की वजह से उसकी बहुत बुरी बेइज्जती करके वहां से भगा देता है और कहता है कि तू भूखा मरेगा। अब चमकीला के पास अखाड़ों का कोई काम नहीं और तंग आकर वो फैसला करता है कि वो अपने दम पर आगे बढ़ेगा। इसके बाद वो अपना नाम और नंबर एक बोर्ड पर लिखकर बैठ जाता है और वहीं गाना गाने लगता है। एक दिन उसे अखाड़े के लिए कॉल आ जाता है और फिर ये सिलसिला चलते रहता है, क्योंकि चमकीला बड़े जोश में गाता था और उसके गाने का तरीका बहुत शानदार था, लोगों को पसंद आता था, इसलिए उसके शो की बुकिंग धड़ाधड़ होने लगती है। एक दिन सोनिया और कश्मीरी लाल राजस्थान से वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके ऑफिस का सारा सामान निकालकर बाहर रखा हुआ है और वो ऑफिस चमकीला ने ले रखा है। लैंडलॉर्ड से बात करता है तो पता चलता है कि उसने किराया नहीं भरा, इसलिए वो ऑफिस उसने चमकीला को दे दिया होता है और इस तरह चमकीला अपनी बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब देता है कश्मीरी लाल को। अब चमकीला के पास काम तो है, लेकिन उसकी सारी मेहनत और कमाई खर्च हो रही है अखाड़े के लिए अपनी पार्टनर लड़की को ढूंढने में। इस बात से वो परेशान हो जाता है और एक दिन उसके ऑफिस में आती है अमरजोत अपने पिता और भाई के साथ। वो लोग बड़े लालची होते हैं, चमकीला जैसे स्टार के सामने बहुत नखरे दिखाते हैं। चमकीला को उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपने एग्रीमेंट, अखाड़ों की लिस्ट, काम की लिस्ट वगैरह दिखानी पड़ती है। 1 महीने के लिए बात डन हो जाती है। अमरजोत बड़ी शांत किस्म की लड़की है। दोनों मिलकर गाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन अमरजोत का भाई उनके बीच में आने की कोशिश करता है और इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करता है। कुछ दिनों के बाद वो दोनों उसके भाई को इग्नोर करने लगते हैं। उनका पहला अखाड़ा होता है और उस पर गोली चलने की वजह से वो अखाड़ा कैंसिल हो जाता है। लोगों की बातें सुनकर अमरजोत को लगता है कि चमकीले के लिए वो पनौती है, लेकिन चमकीला ऐसा नहीं सोचता। वो अमरजोत को समझाता है। उसके बाद वो बैक टू बैक कई सारे अखाड़े करते हैं, स्टूडियो में भी गाते हैं, फोटोशूट भी करते हैं। जोड़ी बहुत हिट हो जाती है। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन पता चलता है कि अमरजोत के पापा ने किसी और सिंगर से बात कर ली है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि चमकीला और अमरजोत के बीच कुछ शुरू ना हो जाए, वरना उन दोनों की कमाई बंद हो जाएगी। ये बात अमरजोत सुन लेती है और टिक्की को बताती है, तो जोड़ी बचाने के लिए अमरजोत के कहने पर चमकीला उससे शादी करने को रेडी हो जाता है। घर से भागकर अमरजोत दूसरे ही दिन चमकीले के साथ शादी कर लेती है। रात को जब चमकीला और टिक्की ऑफिस में बैठकर दारू पी रहे होते हैं, तब बाहर कुछ लोग चमकीले को मारने के लिए आए हुए होते हैं। टिक्की को लगता है कि ये अमरजोत के घर वाले हैं, लेकिन चमकीला बताता है कि ये अमरजोत के नहीं, गुरमेल यानी उसकी पहली बीवी के घर वाले हैं। टिक्की को इस बात का बुरा लगता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। फिर दोनों उन लोगों से लड़ने चले जाते हैं। दूसरे दिन गाँव में पंचायत बैठती है। चमकीला को लगा कि वो बहुत पॉपुलर सिंगर है, तो इसलिए फैसला उसके फेवर में जाएगा, लेकिन सरपंच पूरे गांव के सामने चमकीले को थप्पड़ मार देता है। गांव के कुछ लोग चमकीला को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि चमकीले ने बहुत सी लोगों की बेटियों की शादी में मदद की थी, लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ भी होते हैं। चमकीला बताता है कि वो अपनी पहली पत्नी को हर महीने 5,000 रुपए देगा और एक ऑस्ट्रेलियन गाय भी देगा। उस समय 205,000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी। शाम को वो गुरमेल से मिलता है, जो उससे बहुत नाराज होती है और चमकीला चुपचाप से उसे 5,000 रुपए देकर चला जाता है। इधर अमरजोत भी चमकीले से बहुत नाराज थी। चमकीला उसे समझाता है कि अगर वो बात नहीं छुपाता तो उसकी शादी नहीं हो पाती और फिर वो जोड़ी कैसे बचाता, तो उसने जोड़ी बचाने के लिए ये सब किया। वो फिर से अपने अखाड़े शुरू कर देते हैं, लेकिन अमरजोत इस बात के लिए टिक्की पर भी गुस्सा होती है कि उसने चमकीले की शादी की बात छिपाई, जबकि टिक्की को भी ये पता नहीं था। खैर धीरे धीरे चमकीला चारों तरफ चमकने लगा था। हर पार्टी में उसी के गाने बजने लगते हैं। फिर दोस्तों समय आता है 1984 का, जब पंजाब में दंगे हो रहे थे। कई लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, कई लड़के गायब हो गए थे। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल था। लोगों के पास राशन के पैसे नहीं थे, दवाइयों के पैसे नहीं थे, तो अखाड़ा ऐसे में कौन सुनता। लेकिन चमकीला के केस में उल्टा हुआ। ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों को चमकीला के गानों ने कुछ पलों की राहत दी। उस समय चमकीला के नए एल्बम धूम मचा रहे थे, रिकॉर्ड तोड़ कैसेट की बिक्री हो रही थी। लेकिन कुछ लोग चमकीला से बहुत नाराज थे, क्योंकि उनको लगता था कि पंजाब में लोगों की जानें जा रही हैं और चमकीला ऐसे डबल मीनिंग गाने बना रहा है। जबकि बाकी सिंगर्स को ये प्रॉब्लम थी कि उनके अश्लील गाने कोई नहीं सुन रहा है, उनको अखाड़े नहीं मिल रहे हैं और चमकीला के कैसेट रिकॉर्ड तोड़ बिक्री कर रहे हैं और चमकीला दिन में 2-2 अखाड़े कर रहा है। इसलिए बाकी के सिंगर मिलकर प्लान बनाते हैं कि चमकीला को कैसे बदनाम किया जाए। और एक दिन एक रिपोर्टर चमकीला का इंटरव्यू लेती है, लेकिन चमकीले ने किसी लड़की को कभी जीन्स में नहीं देखा होता, इसलिए वो उससे नजरें बचा रहा होता है और उसके सवालों के जवाब भी वैसे नहीं देता जैसे वो चाहती थी। इस बात से चिढ़कर वो रिपोर्टर चमकीले के खिलाफ काफी जहर उगल देती है। अब दोस्तों ये तो बात जानते हो, मीडिया किसी को भी हीरो बना सकती है, किसी को भी जीरो बना सकती है। इस खेल में मीडिया एक्सपर्ट होती है।
जिसके बाद चारों तरफ चमकीला और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के खिलाफ बातें होती रहती हैं। अमरजोत के घर वालों को भी बहुत कुछ बोला जाता है। अमरजोत की दो बहनें उसे ऐसे गाने गाने से मना कर देती हैं। चमकीला अमरजोत को समझाता है कि अभी समय है, हमेशा नहीं रहेगा। उसे एक अखाड़े के लिए 4,500 मिले हैं, अभी तक किसी भी कलाकार को इतना पैसा नहीं मिला। अब पति के समझाने के बाद अमरजोत रेडी हो जाती है। कुछ समय बाद अमरजोत को बच्चा होता है और जब बच्चे को लेकर चमकीला और अमरजोत जाते हैं तो दोनों बहनें ताने मारने लगती हैं कि औरतों के बारे में इतना गंदा कोई कैसे सोच सकता है। तभी उनकी दादी कहती है कि मर्द तो हमेशा औरतों के बारे में यही सोचते हैं, चमकीला तो बस उन्हें गानों में बोल देता है। और पता चलता है कि दादी भी चमकीला के गाने छुप छुप कर सुनती थी। और फिर क्या था, सारी औरतें चमकीला के गानों पर झूमने लगती हैं। औरतों में भी चमकीला की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। एक दिन अखाड़े में औरतों की इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि एक घर की छत टूट जाती है और तब चमकीला को कोठा ढाऊ कलाकार बोला जाता है। कुछ समय बाद चमकीला को एक धमकी भरा लेटर मिलता है जिसमें उसे अश्लील गाने ना छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी हुई होती है। सभी लोग डर जाते हैं। उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, सीबिया, जिसका पीछा करने पर उन्हें लगता है कि वो डिपार्टमेंट का आदमी है और इसी ने धमकी भिजवाई है। इसीलिए चमकीला उसे जैसे तैसे अपने घर पर लेकर आता है और फिर तिजोरी खोलकर कई सारे नोटों की गड्डियां उसे देकर कहता है कि डिपार्टमेंट वालों से बोलो कि उसकी जान बख्श दे। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी है। लेकिन सीबिया भला आदमी होता है और वो पैसे वापस करके उसे लेकर जाता है एक बड़े इन्फ्लुएंसर आदमी के पास, जहां पर चमकीला अश्लील गानों से तौबा कर लेता है। लेकिन उसका एक एल्बम है जो कंपनी के पास है, उसे वो रिलीज होने से रोक नहीं सकता। खैर, इसके बाद चमकीला फैसला करता है कि वो धार्मिक गाने बनाएगा और उसकी पहली धार्मिक एल्बम बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। आलम यह हो गया था कि चमकीला की कैसेट खरीदने के लिए आपको किसी और सिंगर की भी एक कैसेट खरीदनी पड़ेगी। डीसीपी को जब पता चलता है कि ये सुपरहिट धार्मिक गाने चमकीला ने गाए हैं तो वो चमकीला के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन एक दिन किसी शादी में चमकीले को फोर्स किया जाता है पुराने गाने गाने के लिए, जहां चमकीला साफ मना कर देता है। लेकिन जब ऐसा अखाड़ों में बार बार होने लगता है तब चमकीला समझ जाता है कि लोग जो सुनना चाहते हैं उसे वही गाना पड़ेगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे वो अपने पुराने गाने गाने शुरू कर देता है और लोग जबरदस्त रिस्पॉन्स देने लगते हैं। हालांकि इस बात से अमरजोत खुश नहीं थी। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर भट्टी चमकीला को ऑफिस में बुलाकर धमकाता है कि वो आतंकवादियों के साथ बहुत उठ बैठ रहा है, जिस दिन सबूत मिला वो उसे मार देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि चमकीला को एक फिल्म पटोला में सीन करने के लिए ऑफर आता है और चमकीला का साथी चमकीला से पूछे बिना उसे रिजेक्ट कर देता है, जबकि चमकीला का सपना होता है अपने आप को बड़े पर्दे पर देखने का। इसीलिए वो प्रोड्यूसर को वापस बुलाने को कहता है। अगले दिन 3 लोग चमकीला के फैन बनकर हथियार लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे उसके गानों के लिए धमकाने लगते हैं। चमकीला उन लोगों को बहुत सारे पैसे देकर वहां से जाने को कहता है। यानी कि लोगों ने चमकीला को धमका कर पैसे वसूलने का धंधा बना रखा था। खैर, कुछ समय बाद चमकीला और अमरजोत बहरीन में जाकर शो करते हैं। वहां भी उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है। कनाडा में भी शो करने जाते हैं, लेकिन टिक्की को नहीं ले जाते क्योंकि टिक्की का कनाडा में इलीगल तरीके से रोकने का प्लान था और शायद ये उनको समझ में आ गया था। और कनाडा में चमकीला का शो इतना बड़ा हिट होता है कि ऑर्गेनाइजर को 1024 सीटें एक्स्ट्रा लगानी पड़ती हैं, जबकि ऑर्गेनाइजर बताता है कि उसी हॉल में कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का शो हुआ था, तब उन्हें 137 सीटें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी थी। लेकिन शो शुरू होने से पहले कुछ लोग यहाँ भी बैक स्टेज चमकीला को धमकाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अब शायद चमकीले को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने गाने बराबर गाता रहता है। फिर एक दिन कुछ लोग चमकीले को अपने पास बुलाते हैं और उसे 4 शर्तें मनवाते हैं। पहला, अश्लील गाने नहीं गाएगा। दूसरा, ड्रिंक नहीं करेगा। तीसरा, नॉनवेज नहीं खाएगा। चौथा, स्मोकिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद को धर्म और समाज के रक्षक या कहना चाहिए ठेकेदार समझते थे। लेकिन चमकीला जाते समय कार में उनके ही सामने सिगरेट निकाल कर पीने लगता है, जिसका मतलब ये था कि चमकीला को अब अपनी मौत का भी डर नहीं था। सीबिया चमकीला को फोन करके कनाडा में ही रहने की सलाह देता है, क्योंकि पंजाब में उसके खिलाफ माहौल बना दिया गया है। उसकी कार पर भी गोली चलाई गई थी, लेकिन चमकीला उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि चमकीला को लगता है कि अगर वो बाहर रुक गया तो इतने दिनों में पंजाब में एक और चमकीला पैदा हो जाएगा। लेकिन चमकीला बनना इतना आसान नहीं होता। सीबिया समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चमकीला नहीं मानता और वो वापस पंजाब आकर दोबारा गाने गाने शुरू कर देता है। और फिर आता है दोस्तों महसामपुर के अखाड़े वाला दिन, जहां उन चारों की दिन दहाड़े गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी जाती है। और ये हत्याकांड 36 साल बाद भी पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई। खैर दोस्तों, कहानी प्रेजेंट में आती है और सुबह अमरजोत के घर वाले आते हैं, जिन्हें दुख से ज्यादा चमकीला के घर में रखे कैश और सोने को हड़पने की जल्दबाजी होती है। वो कमरे में जाके सारा कैश और सोना हड़प लेते हैं। मीडिया के सामने उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, फोटो खिंचवाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं।
मीडिया पुलिस से सवाल करती है तो पुलिस बड़ी आसानी से इस हत्याकांड के केस को क्लोज कर देती है। यानी आज 36 साल बाद भी हत्याकांड के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। इधर चमकीला की कहानी जानकर डीसीपी की नजर में चमकीला की इज्जत बढ़ गई थी। जब वो अपनी जीप में वापस जाता है तो पता चलता है उसकी जीप में भी चमकीला के कैसेट रखे हुए हैं, यानी कि वो भी चमकीला के गाने सुनता था। और जब वो घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा चुपके से चमकीला के गाने सुन रहा है, तो वो बिना गुस्सा किए कभी कभी सुनने की परमिशन दे देता है और यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। खैर दोस्तों, चमकीला अपने करियर की बुलंदियों पर था। वो अपने नाम की तरह मरकर भी लोगों के दिलों में अमर हो गया। लोग आज भी उसके गानों को सुनकर उसे याद करते हैं। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि 36 साल के बाद भी इतने बड़े हत्याकांड की गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई। खैर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।